नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो अपन ने अब तक अपना जो अर्धचालक वाला चैप्टर है, सेमीकंडक्टर वाला है, इसमें क्या क्या पढ़ लिया था। इसमें अपन ने ये जान लिया था भाई सेमीकंडक्टर होता क्या है, अर्धचालक होता क्या है। फिर उसके बाद पढ़ा था नेज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक। फिर उसमें लास्ट में अपन ये पढ़े थे कि भाई जब उसको तापीय ऊर्जा देते हैं तो होल बनते हैं किसमें, संयोजी बैंड में, और चालन बैंड में कौन पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो अब बात करते हैं आज होल की कि आखिर में होल होता क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब मैंने विद्युत धारा की बात की थी तो मैंने कहा था कि अपने यहाँ पे धारा सिर्फ अपन ये मान के चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है, यानी कि ऋण आवेश के कारण बह रही है, जबकि यहाँ पर धारा ऋण आवेश प्लस धन आवेश दोनों के कारण बहेगी। वो चीज़ें कैसे हो रही है एक्चुअली में उसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखो, होल क्या होता है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी, शॉर्टेज को होल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे धन आवेशित माना जाता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट। होल को धन आवेशित माना जाता है। होल को क्या माना जाता है, धन आवेशित, ध्यान रखना है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कहीं से कि भाई आपको पता है कोई परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बन जाता है, धन आवेशित बन जाता है। वैसे कि वैसे कोई जगह जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनी है, कोई होल कब बना है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद बना है ना, तो इसीलिए होल को धन आवेशित माना जाता है। होल को धन आवेशित माना जाता है। आगे और समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे धन आवेशित माना जाता है। इस पर आवेश का मान, अब धन आवेशित माना जाता है और साफ बात है, इस पर आवेश का मान प्लस यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, और इस होल का प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। सेम किसका होता है, प्रोटॉन का भी होता है, और न्यूट्रॉन का 0। जिस न्यूट्रॉन क्या होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। जिस स्थान पर होल बनता है, अब देखो जिस स्थान पर होल बनता है, अब देखो मैंने ये माना कि किसी स्थान पर होल बन गया, कहाँ पे बन गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने माना यह बन गया, यहाँ पे एक होल बन गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक होल बना दिया मैंने और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। उसके समीप के परमाणु से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर इस होल को भर देता है। अब ये होल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला है, अब हो सकता है यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ का बंध तोड़कर इसमें कूद जाए, समझ गए। ऐसा होता है, क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, यहाँ होल बना, ये बना इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या होता है फिर कोई पास वाला जो है सहसंयोजक या पास वाला जो परमाणु है उसे सहसंयोजक बंध बना रहा जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, यहाँ से टूटकर इस होल को भर देगा। तो फिर क्या होगा, नई स्थिति में क्या होगा, ये वाला होल पे तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाले होल पे तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये वाला होल बन जाएगा। पहले होल कहाँ था, यहाँ था, स्थिति नंबर 1 पे था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो अब होल दूसरी नई स्थिति पर बन जाता है। अतः क्रिस्टल जालक में होल अस्थायी रूप से गतिशील रहता है। अब ये बना, अब हो सकता है यहाँ से कोई टूट के यहाँ होल बन जाए, यहाँ पे पहुँच जाए, इसको भर दे, ये होल बन गया। तो ऐसे गति होती रहती है, ऐसे अस्थायी, ये स्थायी नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं होता कि होल यहाँ पे बना तो यहीं पे रहेगा, वो कोई आके यहाँ से आके भर देगा तो वहाँ होल बन जाएगा। जहाँ से भाई यहाँ से निकल के उसने भर दिया तो यहाँ होल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर माना यहाँ से ऐसे हुआ तो ये भर जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। फिर यहाँ से किसी ने आके भर दिया तो यहाँ पे होल बन गया। तो इस प्रकार होल गति करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, दूसरा नया बनता रहेगा, समझ गए। तो होल क्या होगा, अतः क्रिस्टल जालक में होल अस्थायी रूप से गतिशील रहता है, अस्थायी रूप से गतिशील रहता है। आखिर में वो क्या रहा है, आखिर में होल तो बन रहा है, लेकिन आखिर में गति हो किसकी रही है, इलेक्ट्रॉन जाके भर रहा है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पहले होल था, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन आके इसको भर दिया तो यहाँ होल बन गया, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको भर दिया तो होल यहाँ बन गया, ये फिर से आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस प्रकार होल की भी गति होती रहती है, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये होती है होल की गति, कि होल भी अतः क्रिस्टल जालक में होल अस्थायी रूप से गतिशील रहता है। ये
स्थायी नहीं रहता, किसी भी एक जगह पे स्थायी नहीं रहता, ये अपनी स्थिति बदलता रहता है, ये अपनी स्थिति बदलता रहता है। ठीक है, अब देखो होल व इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल में गति। अब जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों गति करेंगे। ठीक है, दोनों गति करेंगे। मैंने बताया था पीछे भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो होल भी एक जगह से दूसरी जगह बन रहा था, ऐसे हो रहा था। वो क्या था भाई, वो क्या था, वो एक्चुअली में क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल की गति तो थी। कि मैंने जब बताया था आपको, क्रिस्टल में समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ एक होल है, ठीक है, चलो यहाँ एक होल है, अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसको आगे कूद के भर गया, तो ये भर गया, यहाँ होल बन गया, फिर यहाँ से भर गया तो यहाँ होल बन गया। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की गति भी हो रही है और होल की गति भी हो रही है, समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, होल की भी गति होती है और इलेक्ट्रॉन की भी गति होती है। ठीक है, तो होल व इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल में गति। तो देखो नॉर्मली जब परम शून्य ताप होता है तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता। परम शून्य ताप पर ना तो होल और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कुछ नहीं होता, बस साइलेंट। परम शून्य ताप पर क्या होता है, अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब ये बात हो रही है परम शून्य ताप से अधिक ताप पर। तो आप परम शून्य ताप से अधिक ताप होगा तो होल तथा इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो परम शून्य ताप से अधिक ताप पर होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, पदार्थ या क्रिस्टल जो भी बोलो, ठीक है, में यादृच्छिक यानी कि रैंडम गति करते हैं। अब मतलब जैसे कि कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन आगे कौन से होल को भरेगा ये कोई फिक्स नहीं है, समझ गए। कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन आगे कौन से होल को भरेगा और किस जगह नया होल बनेगा वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो रैंडम होगी, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आगे उस होल को भर देगा तो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया वहाँ क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से रैंडमली गति होती है। कैसे होती है, रैंडमली, यादृच्छिक। परंतु जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित किया जाता है, अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करोगे तो क्या होगा, इनकी गति एक व्यवस्थित होगी। यानी कि तब होल तथा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, तब होल तथा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, क्योंकि उन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, इन पर बल लगता है तो उस सही डायरेक्शन। जैसे कि मतलब ये मान लो, आप ये समझ के चलो कि होल क्या है, एक प्रकार का धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित। तो जैसे ही आप, अब तो ये क्या कर रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे, अब तक तो क्या कर रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे। जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो मतलब क्या हो, जैसे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन पे बल इस साइड नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के, ये क्या है, धनावेश है तो इसकी दिशा में, तो मतलब ये एक सही ढंग से गति करेंगे, मतलब सीधे स्ट्रेट आगे पीछे, समझ गए। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, कोई फिक्स नहीं था। तो जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे वो क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस गति को अपवहन गति कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। इस गति को अपवहन गति कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस गति को अपवहन गति या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जो अभी अपवहन गति है या फिर जो अपवहन वेग है, ठीक है, वो क्या होता है, समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। भाई जो आप कह रहे हो ना कि भाई इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, और गति कब करेगी, जब उनके पास वेग होगा। तो जो वेग आता है वो क्या होता है, वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी कि अपवहन वेग जो आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी वो होगी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। जो विद्युत क्षेत्र आप आरोपित कर रहे हो उस पर, ठीक है, उसके समानुपाती, ठीक है ना। तो अपवहन वेग को बोलेंगे वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समानुपाती ई। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। ये क्या है, म्यू है, यू नहीं होगी, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू को बोलते हैं गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी। म्यू को बोलते हैं गतिशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान में, वी डी इज इक्वल टू म्यू। अब देखो थोड़ी गति कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये समझ लो। अब जैसे कि ये कोई जगह है, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मान लिया पहले यहाँ पर होल था, बाकी सभी जगह क्या था, इलेक्ट्रॉन। बाकी यहाँ पर क्या भरा हुआ था, सभी जगह इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक होल था, ये क्या होल था। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ बन जाएगा होल, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझ गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, होल फिर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझ गए। फिर ये यहाँ कूदेगा तो
इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल फिर से कहाँ यहाँ आ गया। ऐसे ऐसे होल की गति किस साइड हो रही है, इस साइड होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति किस साइड हो रही है, इस साइड हो रही है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र जब आप आरोपित करोगे तो धन आवेश आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे। तो धन आवेश यानी कि होल इस साइड कर रहे हैं गति, ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड गति कर रहे हैं। कब, जब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तब। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है तो ये रैंडमली गति करेंगे। क्या करेंगे, रैंडमली गति करेंगे, कोई फिक्स नहीं रहेगा, समझ गए। तब इनकी गति क्या होगी, रैंडमली होगी, ठीक है। और यदि बिल्कुल परम शून्य ताप है तो कुछ ही नहीं होगा, ना तो होल बनेगा ना फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। तो बात समझ गए। परम शून्य ताप पर ये शुद्ध कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही थोड़ा ताप बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बनेगा और वो यादृच्छिक गति करेंगे, रैंडम गति करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र के कारण एक सही दिशा में गति करने लगेंगे, जहाँ जिसको बोलेंगे अपन अववन गति, और जिस वेग से गति करेंगे उसको बोलते हैं अववन वेग, ठीक है। इस गति को अववन गति बोलते हैं और वो जिस वेग से गति करते हैं उसको अववन वेग बोलते हैं, ठीक है, अववन वेग। तो ठीक है, जहाँ वी डी इक्वल टू ई, वी डी बराबर म्यू ई होता है। और ये गति आप समझ गए। होल इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो होल किस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप खुद भी एक बार ऐसे डायग्राम बना के ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हो। लेकिन अब से बस एक बात ध्यान में रखना, होल को अपन क्या करेंगे, हमेशा ऐसे पॉजिटिव से शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नेगेटिव से शो करेंगे, क्योंकि होल को अपन क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव, समझ गए। चलिए देखो एक और बात समझो। परम शून्य ताप पर T इक्वल टू 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक पूर्ण विद्युत रोधी होता है। मैंने बता दिया, पहले ही बता रखा है, अब सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कि भाई परम शून्य ताप पर इसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनेगा तो होल भी कहाँ से आएगा, तो कुछ नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि मतलब उसमें विद्युत रोधी हो जाएगा, मतलब कुछ भी उसमें आवेशों को ले जाने वाले आवेश वाहक नहीं होंगे, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर यानी कि जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन है पर कुछ इलेक्ट्रॉन व होल युग्म उत्पन्न हो जाने के कारण इनमें कुछ चालकता आ जाती है। यानी कि जब भाई आप ताप दोगे, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फ्री होल भी आएंगे, सॉरी होल भी आएंगे, फ्री होल नहीं, ठीक है, होल आएंगे। तो फिर क्या होगा, उसके कारण चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, आवेश वाहक है। क्या है, आवेश वाहक बोलते हैं इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक कैसे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से वहाँ गया, जहाँ भी जाएगा अपने साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश लेके जाएगा, तो क्या बोलेंगे, उसको आवेश वाहक ही बोलोगे, ठीक है। तो अतः ताप बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि। ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, होल बनेंगे, क्योंकि मैंने एक ये भी लिख सकता भाई ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे होल भी बन रहे हैं ना, तो मैं साथ में ये लिखना चाह रहा था कि भाई आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो होल है वो भी क्या आवेश वाहक है, उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, ठीक है। वो जा भी जाएगा, वो क्या लेके जाएगा, धनावेश लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक है, वो क्या करेगा, वो जा भी जाएगा, वो क्या लेके जाएगा, ऋण आवेश लेके जाएगा, समझ गए। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक है। तो कंफ्यूज मत होना, ताप बढ़ाने पर आवेश वाहक यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। आवेश वाहक, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो लिख देना। आवेश वाहक कौन होते हैं, आवेश वाहक अपने सेमीकंडक्टर में कौन कौन है, होल एंड इलेक्ट्रॉन। होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक है। अतः ताप बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। अब देखो आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, चालकता में वृद्धि होगी, साफ बात है भाई। आवेश वाहक ज़्यादा होंगे यानी कि आवेश ज़्यादा आ जाएगा, तो आवेश मतलब क्या करता है, अपने आप में विद्युत धारा बहाने में सहयोग करता है, तो इनकी चालकता में वृद्धि होगी। तो चालकता में वृद्धि मतलब उसका उल्टा प्रतिरोधकता में कमी। भाई चालकता में वृद्धि होना यानी कि प्रतिरोधकता में कमी। अब देखो मेन पॉइंट, अतः इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अतः इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए दिमाग में रखना। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कारण, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, होल की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी। प्रतिरोधकता घटेगी मतलब प्रतिरोध का मान घटेगा, तो प्रतिरोध का मान घट रहा है। ताप बढ़ा रहे हो, प्रतिरोध का मान घट रहा है। ताप बढ़ा रहे हो, ठीक है, प्रतिरोध का मान घट रहा है, इसीलिए इसको अल्फा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस किस के लिए होगा, अर्धचालक और कुचालक के लिए नेगेटिव और चालक के लिए पॉजिटिव। ये खोपड़ी में रखना हमेशा बात, ठीक है। चलिए
अब देखो, जो नेज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता कम होती है। एक्चुअली में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी चालकता कम होती है जितनी अपने को चाहिए होती है। जैसे कि अपने जो सेमीकंडक्टर चीज़ें बनती है, अपने फ़ोन है, मोबाइल है, मोबाइल क्या है, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, अर्धचालक चिप होती है, ठीक है। जिस प्रकार LED लाइट आती वगैरह सारी चीज़ें आती है, उनमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। तो एक्चुअली में उनमें अपन क्या करते हैं, नेज अर्धचालक काम में नहीं लेते, नेज अर्धचालक काम में नहीं लेती। तो क्या लेते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। नेज अर्धचालक काम में नहीं लेते, कारण क्योंकि नेज अर्धचालक की चालकता कम होती है, चालकता इतनी नहीं होती जितनी अपने को चाहिए होती है, समझ गए। इनकी चालकता कम होती है, क्यों, क्योंकि भाई ताप देते हो तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, 2 बन गए, 10 बन गए, 20 बन गए। अब क्या करोगे, आपको तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए ना। आपको यदि धारा बहाना है या इसका कुछ उपयोग करना है अपने जो डेली लाइफ में जो यूजेस है, तो उसमें काम लेने के लिए चालकता ज़्यादा चाहिए, ये चालकता सफिशिएंट नहीं है, समझ गए। अतः नेज अर्धचालकों की चालकता कम होने के कारण इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। लेकिन इसका एक यूज जरूर है, क्या है, एक क्या कि परंतु इनकी प्रतिरोधकता में ताप के साथ परिवर्तन होने के कारण इन्हें प्रकाश या विकिरण सुग्राही प्रतिरोध यानी कि रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस के रूप में प्रयोग काम में लिया जाता है। अब क्या होता है, एक होता है TDR, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी कि मतलब, या फिर एक होता है रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस, यानी कि चीज़ें क्या होती है, आप जब रेडिएशन आरोपित होगी उस पर तो क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। TDR यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी कि एक सिंबल आपने देखा होगा हमेशा कभी भी, जैसे कि आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे कुछ देखा होगा आपने कहीं, ऐसा कुछ सिंबल कभी पढ़ा हो तो, ठीक है। ये ऐसा एक रेजिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस। मतलब क्या होगा, इसको मतलब कहीं पर जो मैक्सिमम क्या होती है अपने रिले वगैरह, आप शायद समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये रिले वगैरह होती है चीज़ें, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। क्या होता है कि जब भी प्रकाश की विकिरण गिरेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध चेंज होगा। तो भाई प्रतिरोध चेंज होगा तो इस प्रतिरोध में जो बदलाव है उसको अपन ब्रिटिशन ब्रिज से माप लेंगे या फिर किसी भी दूसरे मेथड से माप लेंगे। तो फिर जो बदलाव किसके समानुपाती होगा, आने वाली रेडिएशन के समानुपाती। तो अपने को मालूम पड़ जाएगा भाई कितनी रेडिएशन आ रही है, कितना ताप है वगैरह। तो इस प्रकार के उपकरण में इसको काम में लिया जा सकता है। समझ रहे हो बात, ठीक है, कि मतलब तापमान जहाँ बदल रहा है, जहाँ पे अपने को तापमान को मेजर करना है, तो वहाँ भी इसका काम ले सकते हैं, क्योंकि तापमान बदलेगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा, ठीक है, इसका प्रतिरोध बदलेगा। तो उस बदले हुए प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो अगर बदले हुए प्रतिरोध को माप सकते हैं तो उसके समानुपात में ये भी बता सकते हैं कि भाई तापमान कितना बदला है। समझ गए। तो इस प्रकार के मतलब यूज़ में ये काम में लिया जाता है। सिर्फ ये जो नेज अर्धचालक है इसका एक ही यूज है लगभग, किसमें, इस प्रकार के रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस, इसको रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और जब हायर स्टडीज में जाओगे तो उसको TDR बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका यूज रहता है। तो मतलब खास कोई यूज नहीं है इसका। अपन जो अपनी लाइफ में जो यूज होता है सेमीकंडक्टर, वो नेज अर्धचालक नहीं होके वो क्या होता है, मिश्रित होता है, यानी कि उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। तो वही अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि नेज अर्धचालक वो अपने यूज के इतने नहीं है, काम के इतने नहीं है, क्योंकि इनकी चालकता बहुत कम होती है। तो इसलिए हम काम में किसको लेते हैं, नेज क्या होते हैं, शुद्ध, काम में लेते हैं अपन अशुद्ध, ठीक है। अब उनमें अशुद्धि अपन जानबूझकर मिलाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, उसको बोलते हैं अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक। अब पढ़ेंगे अपन अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक। अपने आसपास जो भी डेली लाइफ में सेमीकंडक्टर अर्धचालक के ऊपर जो भी, ये समझ लो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा से छोटा उपकरण जो आजकल बन रहे हैं, छोटे छोटे लैपटॉप वगैरह, सारे के सारे सेमीकंडक्टर के दम पे ही बन रहे हैं, ठीक है। सारी जो इंडस्ट्री जो अपनी डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें किस बेस पे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे हो रही है, यानी कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक। उसमें जो सारे अर्धचालक काम में लिए जाते हैं वो कौन से वाले होते हैं, अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक। और इनका ही सबसे ज़्यादा यूज है। इनको बोलते हैं इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो, नेज अर्धचालक की कमरे के ताप पर चालकता बहुत कम होती है। भाई नेज अर्धचालक होता है, उसकी परम शून्य ताप पर तो चालकता शून्य होती है, ठीक है।
कमरे के ताप पर कुछ चालकता आ जाती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, होल बन जाते हैं, तो कुछ चालकता जी, लेकिन वो चालकता इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि अपन इसका यूज़ सही ढंग से कर पाए। अपने डेली लाइफ के यूज़ में काम में लेने के लिए, जैसे कि लैपटॉप में काम में लेना है, फ़ोन में काम में लेना है, उसमें क्या सभी के सेमीकंडक्टर चिप होती है, तो उसके लिए ये नेज अर्धचालक की चालकता काफ़ी नहीं है। तो क्या करेंगे, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या कहता है, अशुद्धि, यानी कि इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि युक्त अर्धचालकों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। जैसे ही अपन नेज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाएंगे तो उनको बोलेंगे अपद्रवी अर्धचालक, यानी कि इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। डोपिंग, एक शब्द आता है डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की विधि प्रक्रिया। अब देखो अपन क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ सिलिकॉन ले लिया, कुछ अशुद्धि ले ली, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया, ऐसे मतलब ठीक है, तो ऐसे कुछ मिक्स करना नहीं होता है। वो प्रॉपर टेक्निक्स होती है, प्रॉपर टेक्निक्स होती है, उस प्रॉपर टेक्निक से अकॉर्डिंग ही अपन अशुद्धि मिलाते हैं। तो उस प्रॉपर टेक्निक्स या विधि, जो प्रक्रिया अपन अशुद्धि मिलाने के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। और याद रखना, खोपड़ी में बिठा लेना, अशुद्धि मिलाने की विधि या प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। समझ गए, क्या बोलेंगे, डोपिंग, DOPING, डोपिंग। अब एक शब्द आता है अपमिश्रक या डोपेंट। अपमिश्रक या डोपेंट, तो मिलाए गए अशुद्धि वाले परमाणुओं को अपमिश्रक कहते हैं। अब जैसे कि एक तो अपने पास नेज अर्धचालक है, नेज में अपन क्या कर रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को तो बोलेंगे डोपिंग, लेकिन जिस अशुद्धि को मिला रहे हैं उसको बोलते हैं अपमिश्रक, उसको बोलते हैं अपमिश्रक, यानी कि डोपेंट। अशुद्धि मिलाने से दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब देखो, अशुद्धि भी दो प्रकार की मिलाई जा सकती है, अशुद्धि भी दो प्रकार की मिलाई जा सकती है, इसलिए अपने को दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। समझ गए, चूँकि अशुद्धि मिलाने के तरीके यानी कि दो प्रकार से अशुद्धि मिला सकते हैं, तो इसीलिए अपने को दो प्रकार के सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक भी प्राप्त होते हैं। एक कौन सा, N प्रकार के, एक कौन सा, P प्रकार के। N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर। अब शायद आपको थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है चीज़ें कि अपने टॉपिक कौन सा सबसे पहला वाला, PN संधि, PN जंक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ है। मैंने क्या किया, आपको बेसिक से लगाकर धीरे 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 समझाते समझाते आखिर हम वहाँ तक पहुँच ही गए। अगर यही चीज़ मैं अगर PN संधि भी डायरेक्टली स्टार्ट करता, हाँ इतनी मेरे में सफिशिएंट क्षमता है कि मैं शायद उसको भी आपको अच्छे से समझा सकता था बिना कुछ ये बताए, लेकिन उसको खोपड़ी में बिठाने के लिए इनको मतलब एक अच्छे से दाना जरूरी, नहीं तो क्या वो सभी को समझ में नहीं आता। मैं समझा के तो अगर समझाता तो बहुतों को समझ में आ जाता, अगर मैं डायरेक्ट PN संधि बताता तो भी बहुतों को लगता है जो चलो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज है, जिन्होंने आज तक चीज़ें नहीं पढ़ी अच्छे से, उनके लिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी था। और अब शायद आपके दिमाग में सारे आइडियाज़ बिल्डअप हो गए होंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमेशा कभी जंप मारोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी होता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चले और आखिर में कहाँ तक पहुँच गए, N और P टाइप, यानी कि अब इसके बाद अपने टॉपिक कौन सा आने वाला है, PN संधि ही आने वाला है। ठीक है, तो अब शायद आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो अपन PN संधि में बात करेंगे वो मोस्टली यहाँ पे डिस्कशन उनका हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए फिर इजी रहेगा। अगर मैं एक साथ ही PN संधि स्टार्ट करता हूँ, फिर एक साथ सारे कॉन्सेप्ट में उसी में बताने पड़ते हैं, अरे देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर वो PN संधि भूल ही जाते। ठीक है, तो दो टाइप के अर्धचालक बनते हैं, N टाइप के और P टाइप के। ठीक है, अब अपन पहले पढ़ते हैं N टाइप के अर्धचालक। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपने N प्रकार के अर्धचालक। मैंने बताया था कि दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे, जब अपन अशुद्धि मिलाएंगे तो दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे। ठीक है, N प्रकार के और P प्रकार के। तो N प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, कोई भी ले लो, मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए जर्मेनियम लिया है, सिलिकॉन भी ले सकते हो, बात होगी वो। ठीक है, क्योंकि दोनों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4-4, दोनों किससे, कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, यानी कि ये कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी वाला वो। ठीक है, तो फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, PAS या SB को मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब अपन नाइट्रोजन परिवार से यानी कि PAS और SB को मिलाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, N प्रकार का अर्धचालक बनता है।
इस मिलाई गई अशुद्धि की संयोजकता 5 होती है। आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली वालों की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। संयोजकता 5 मतलब इनके संयोजी कक्ष में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब इनको मिलाएंगे तो माना फॉर एग्जाम्पल माना फास्फोरस मिलाते हैं, माना कि भाई क्या मिलाते हैं? फास्फोरस मिलाते हैं, तो उसके संयोजी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ जाएंगे, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा बंध बनता है? अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध, यानी कि इनको अष्टक पूर्ण करना होता है। अष्टक पूर्ण करना मतलब पहले से ही जो जर्मेनियम है इसके पास 4 तो है संयोजी में, 4 और चाहिए। तो जो फास्फोरस भाई साहब आ रहे हैं इनके पास तो 5 है, तो 4 तो दे देंगे सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, फिर भी एक तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मुक्त रह जाएगा ना भाई। यहाँ देखो बंध ये जो है इसके आप देखोगे तो इस फास्फोरस ने अपने 5 में से 4 तो कहाँ दे दिए? बंध बनाने में। एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, 4 तो दे दिए सहसंयोजक बंध बनाने में, लेकिन इसके पास तो 5 है, तो 5वां क्या करेगा? मुक्त हो जाएगा, मुक्त के रूप में काम करेगा भाई। ठीक है, वो क्या करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात ही काम करेगा, वो बच जाएगा। तो कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ जाएंगे, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त होता है, जो कि पदार्थ की चालकता बढ़ाएगा। और आप सभी को पता है यदि अपने को मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया तो जो भी पदार्थ है उसकी चालकता बढ़ जाएगी। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए अपन अशुद्धि मिला के इस प्रकार से चालकता बढ़ा सकते हैं। चालकता कैसे बढ़ी? क्योंकि अपन ऐसी अशुद्धि मिला रहे हैं जिसके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। 4 तो जो बंध बनाने के लिए चाहिए वो तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, भाई ले ये भी ले। तो क्या हो रहा है? इसकी जो चालकता है वो बढ़ रही है। समझ गए? क्योंकि इस प्रकार की अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे कि ये अशुद्धि फास्फोरस मिलाई है तो इसका प्रत्येक फास्फोरस का परमाणु जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो बंध बनाने में देगा और एक फ्री का ऐसे दे देगा। तो चूंकि ये दे रहा है फ्री का 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे दाता अशुद्धि यानी कि डोनर देने वाला, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, दाता अशुद्धि कहते हैं। सीधा का सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देखिए, निम्न में से दाता अशुद्धि नहीं है, निम्न में से डोनर इम्प्योरिटी नहीं है, वगैरह कुछ भी किसी भी टाइप से घुमा के सवाल आ सकता है इस स्लाइड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट। समझ गए? तो इस प्रकार से बनेंगे n प्रकार के अर्धचालक। क्या बनेंगे? n प्रकार के अर्धचालक। अब देखो, अब पढ़ते हैं p प्रकार के अर्धचालक। p प्रकार के ऐसे n प्रकार के पढ़ लिए। n प्रकार के क्या करते हैं? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि वो होते हैं डोनर टाइप के, वो होते हैं दाता टाइप के। ठीक है, अब पढ़ते हैं p प्रकार के। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई भी ले लो, ठीक है, मैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, A फॉर एल्यूमिनियम, B फॉर बोरॉन, IN फॉर इंडियम, GA फॉर गैलियम को मिलाया जाता है तो P प्रकार का अर्धचालक बनता है। इस मिलाई गई अशुद्धि की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। जो बोरॉन परिवार है उसकी संयोजकता कितनी है? 3 होती है। ठीक है, अर्थात संयोजी कक्ष में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो माना बोरॉन मिलाते हैं, कोई भी एक मिलाना है, माना बोरॉन मिलाते हैं, तो इसके संयोजी कक्ष के 3 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ जाएंगे। मैंने बोरॉन मिलाया तो उसके संयोजी कक्ष के 3 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध है वो बनाने में काम आ जाएंगे, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो जर्मेनियम, 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 ये बोरॉन क्या करेगा? 4 जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, अब इस वाले के साथ, पहले वाले के साथ, ठीक है भाई साहब, ओके, इसने एक दे दिया, इसने एक दे दिया, बन गया बॉन्ड। फिर यहाँ पर इस वाले के साथ 2, इसने एक दे दिया, इसने एक दे दिया, बन गया बॉन्ड। ये तीसरा यहाँ पे दे दिया। अब चौथे में देखोगे तो ये बेचारा जर्मेनियम तो दे रहा है, लेकिन बोरॉन भाई साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो इनके जो ये बंद होगा उसमें क्या हो जाएगा? एक होल बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। समझ गए? क्योंकि भाई 4 जो है अपने को सहसंयोजक बंध बनाने हैं तो 4 जर्मेनियम को कुल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 4 को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 3 को तो मिल रहा है, 1 को नहीं मिल रहा है। 3 को तो क्योंकि बोरॉन के पास 3 है, 3 को दे रहा है, 1 को नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो नहीं दे पा रहा है मतलब उस जगह क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल उत्पन्न हो जाता है, जबकि अपने
उसमें क्या था, उसमें 5 थे, तो 5 थे तो एक भर दिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और मिल रहा था, जबकि यहाँ पे तो जो एक्स्ट्रा है वो तो गया ही, उसके अलावा जहाँ भरना चाहिए था वो भी नहीं भर पा रहा है, मतलब होल बन रहा है। क्या बन रहा है? होल। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि होल भी एक धन आवेशित आवेश वाहक है, मैंने बताया होल को अपन क्या मान के चल रहे हैं, एक धन आवेशित आवेश वाहक है। वैसे इसके पीछे का बहुत बड़ा मतलब क्या बोले थ्योरी है, ठीक है, उसको अगर पढ़ने पे बैठोगे तो बहुत मतलब खैर अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, जब आप हायर स्टडी पे जाओगे तो चीज़ें हैं, मतलब इसको धन आवेशित क्यों मानते हैं, क्या चीज़ें वगैरह वगैरह बहुत सारी फैक्ट है। इसका होल का कुछ इफेक्टिव द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, प्रभावी द्रव्यमान भी होता है। वो प्रभावी द्रव्यमान, इस होल का प्रभावी द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ये भी कुछ चीज़ें होती है कि ठीक है, लेकिन खैर आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ इतना काफ़ी है। तो चूंकि होल भी एक धन आवेशित आवेश वाहक है, अतः चालकता बढ़ जाएगी। भाई होल क्या है भाई, पहले अपने को क्या प्राप्त हुआ था, ऋण आवेश प्राप्त हुआ, अपने को आवेश वाहक प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि आवेश प्राप्त होना चाहिए। पहले अपने को क्या प्राप्त होता है, ऋण आवेश, चालकता बढ़ जाएगी। अब क्या मिल रहा है अपने को, होल मिल रहा है, मतलब धन आवेश मिल रहा है, मतलब चालकता बढ़ जाएगी। सब बात है, एक आवेश वाहक अतः चालकता बढ़ जाएगी। क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगी। अब देखो चूंकि इस प्रकार की अशुद्धि में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ये इस प्रकार का जो है जो अशुद्धि है इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, अतः इससे ग्राही अशुद्धि, यानी ग्राही मतलब लेने वाला, वो क्या था, दाता था, एन टाइप दाता था, तो पी टाइप क्या हो गया, ग्राही, लेने वाला, ग्राही अशुद्धि यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब इनको ग्राही क्यों कहते हैं, जैसे कि माना कि ये इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होल है ना, ये होल क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी बंध के दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़कर ले लेगा। क्या करेगा, कहीं दूसरा कोई बंध बना होगा, सिर्फ बंध उसके किसी इलेक्ट्रॉन को तोड़कर इसको भर देगा और यहाँ पे वो होल बना देगा। समझ गए? तो इसने क्या किया, इस होल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उल्टा जब एन टाइप में क्या था, वो बेचारा दे रहा था, ठीक है, जबकि यहाँ पर ये बोरॉन क्या कर रहा है, किसी अपने ही जो क्रिस्टल जिसमें मिलाएंगे उससे ले रहा है, लेके अपना होल भर देगा। समझ गए? तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राही। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि फास्फोरस क्या करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि ये लेता है। समझ गए? तो चूंकि इस प्रकार की अशुद्धि में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। तो अपन एन और पी टाइप के अर्धचालक पढ़ चुके हैं। तो मोस्टली कुछ एक पॉइंट बताने और ज़रूरी है, उसके बाद अपन पी एन संधि स्टार्ट हो जाएगी। मोस्टली नेक्स्ट चैप्टर से अपने पी एन संधि स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।